अच्छा, हमने लास्ट में 2 केस स्टडीज पढ़ी इफ यू गाइस रिमेम्बर। तो आज हमें उसी के ही जो रेलेवेंट टॉपिक है वो डिटेल में पढ़ना है। सही है? अच्छा, हम लोग का जो टॉपिक इनिशियली चल रहा है वो क्या है? ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शंस। और उसमें ही हमने अब स्पेस इन्फेक्शंस कवर कर लिए थे। उसमें हमने प्राइमरी सेकेंडरी दोनों पढ़े हैं एंड नाउ वी आर अप टू 2 इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शंस हैं which are basically odontogenic infections की ही sequel होता है, which is one is Ludwig's angina और another is cavernous sinus। ठीक है, तो आज हम Ludwig's angina को डिटेल पढ़ेंगे। So this is the patient और ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ऑफ अ पेशेंट विद Ludwig's angina। इस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करता है मोस्ट टाइम। ठीक है, क्या होता है Ludwig's angina? दिस इज बेसिकली अ वेरी सीरियस पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ये इसमें पेशेंट माइट डाई। और कहाँ का होता है? ऑफ द नेक एंड द फ्लोर ऑफ माउथ। सही है, इसमें जो मेनली जो इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? बेसिकली जो इसकी बाउंड्रीज होती हैं वो ये होती है कि इसके सुपीरियरली सबलिंगुअल स्पेस होती है और इंफीरियरली सबमेंडिबुलर स्पेस होती है। ठीक है, क्योंकि ये इन्फेक्शन बायलैटरल एक्सटेंड करता है तो इसमें जो बीच में जो मिडिल में जो सबमेंटल स्पेस आती है तो वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। अच्छा, और ये जितनी भी बाउंड्रीज हैं सबलिंगुअल सबमेंटिबुलर सबमेंटल, इनमें कनेक्शंस हैं। ठीक है, विद इन देम, मतलब अगर सबलिंगुअल स्पेस इन्फेक्शन होता है तो बहुत इट्स हाईली लाइकली कि वो सबमेंटिबुलर स्पेस को भी इन्वॉल्व करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो फेशियल स्पेसेस होती हैं, जो मसल्स होते हैं, उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो वीक होती हैं, मतलब उससे चांसेस होते हैं ऑफ द स्प्रेड। ठीक है, तो इसमें बेसिकली बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है ऑफ ऑल दीज 3 स्पेसेस। अच्छा, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल को कौन डिवाइड करता है? अगर हम इन 2 स्पेसेस की बात करें तो विच, मैं बता देती हूँ कि मसल होता है। ठीक है, तो विच मसल बेसिकली डिवाइड्स दीज 2 स्पेसेस? कोई बता सकता है? अच्छा, और ये जितनी बात हो रही है ना, ये हायोइड बोन से ऊपर, मतलब ये बेसिकली हायोइड बाउंड्रीज हैं। ठीक है, हम हायोइड बोन के ऊपर ही हैं, वी आर नॉट गोइंग बिलो दैट। तो ये जितनी भी स्पेसेस हैं ये अबव हायोइड बोन हैं। तो अब मुझे बताओ कि कौन सा मसल है, इफ एनीबडी नोज। चलो मैं बता रही हूँ हाँ, वेरी गुड निशा, इट्स माइलोहॉइड मसल। तो माइलोहॉइड मसल बेसिकली डिवाइड करता है सबलिंगुअल को फ्रॉम सबमैंडिबुलर। ठीक है, और ऊपर कौन सा होता है? सबलिंगुअल। नीचे कौन सा होता है? सबमैंडिबुलर। अच्छा, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, हाउ डज इट हैपन? बेसिकली क्या होता है? ये रैपिडली प्रोग्रेसिव होता है। इसमें पॉलीमाइक्रोबियल सेलुलाइटिस होता है ऑफ द 2 स्पेसेस व्हिच इज सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर। पॉलीमाइक्रोबियल मतलब मल्टीपल माइक्रोब इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इसमें इट बेसिकली रिजल्ट्स इन लाइफ थ्रेटनिंग एयरवे कॉम्प्रोमाइज, जिसकी वजह से पेशेंट माइट डाई। सो दिस इज द अटमोस्ट कॉज। ये जो मेजर कॉज ऑफ डेथ होता है वो क्या होता है? एयरवे कॉम्प्रोमाइज, एस्फिक्सिया में चला जाता है पेशेंट। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स मोस्ट ऑफनली जो मिलते हैं वो कौन से होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस एंड आल्सो स्टेफ ऑरियस। स्टेफ ऑरियस कहाँ पे लाई करता है? स्किन पे कर रहा होता है। ठीक है, तो ये इन्वॉल्व किसको कर रहा होता है? बेसिकली जो ये स्पेस इन्फेक्शंस होते हैं ये स्किन ऑर्गेनिजम्स को भी इन्वॉल्व करे होते हैं। तो स्ट्रेप इज द बेसिकली मेन ऑर्गेनिज्म। सही है, स्ट्रेप कौन सा? विरिडेंस। और इसके अलावा इसमें एनारोब्स भी मिलते हैं। ये बात हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो वी आर फोकस टुवर्ड्स द माइक्रोब्स, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करें। सही है, अगर किसी पेशेंट को मैं सिर्फ स्ट्रेप की कवरेज की एंटीबायोटिक देती रहूं और मैं एक्सपेक्ट करूं कि ये पेशेंट रिकवर करे, तो मतलब इज इट लॉजिकल? इट्स नॉट। सही है, अगर मैंने एनारोब्स की कवरेज के लिए कोई एंटीबायोटिक कवर दिया ही नहीं है तो आई शुड नॉट एक्सपेक्ट माई पेशेंट टू रिकवर। सही है, तो मुझे नॉट ओनली स्ट्रेप की कवरेज बल्कि एनारोब्स की कवरेज की भी एंटीबायोटिक ऐड करनी पड़ेगी। सही है। अच्छा, और मोस्टली जो ओडोंटोजेनिक होते हैं वो इसी तरह होते हैं, स्ट्रेप होते हैं उनमें, एनारोब्स भी होते हैं, तो हम दोनों की कवरेज देते हैं।
अगर पेशेंट सिर्फ माइल्ड केरीज के साथ आता है या इन्फेक्शन के साथ भी अगर आता है तो हम कौन सी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं? अब थर्ड ईयर में हो ना, तो यू गाइस मस्ट हैव विजिटेड ओपीडीज। तो सर्जरी ओपीडी में अगर जाते हो तो तुम लोग क्या देते हो? मतलब प्रिस्क्रिप्शन पे यूजली कौन सी मेडिसिन? वेरी गुड, ऑगमेंटिन होते हैं और बरीरा, कुछ और ऐड करते हैं इसके साथ? एमोक्सिसिलिन, बिल्कुल सही है। फ्लैजेल, वेरी गुड निशा। तो फ्लैजेल क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि वो एनारोब्स की कवरेज, ऑल्दो हमें पता है कि हम इसलिए भी कर रहे हैं कि वो जीआई डिस्टर्बेंस को मेंटेन करती है, बट इसका अदर पर्पस ये होता है कि वो एनारोब्स की कवरेज। हाँ, पेन किलर्स भी देना सही बात है। सिंफ्लेक्स बेसिकली क्या है? एनर्जेसिक है ना, एनसेड्स है। तो हम लोग जो एंटीबायोटिक्स देते हैं वो हम दोनों की कवरेज देते हैं, नॉट ओनली स्ट्रेप, हम एनारोब्स की कवरेज भी देते हैं। ठीक है, तो ये बात मैटर करती है। तो हमें वी शुड ऑलवेज रिमेंबर द ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग द इन्फेक्शन। तो लुडविग्स में मेनली स्ट्रेप मिलता है, अलोंग विद दैट एनारोब मिलते हैं। ठीक है, ये नॉन स्पेसिफिक मिक्स्ड इन्फेक्शन, मतलब एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आपको मिल सकता है इसमें। सही है। अच्छा, ये क्या होता है? इट इज अ सेलुलाइटिस ऑफ द सबमैंडिबल। क्यों बार बार सेलुलाइटिस ही क्यों बोले जा रही हूँ मैं? बिकॉज इसमें जब पेशेंट प्रेजेंट करता है तो वो सेलुलाइटिस स्टेज के साथ, बहुत रेयर होता है कि वो एब्सेस स्टेज में आएगा। यूजुअली बहुत ब्राउनी हार्ट स्वेलिंग होती है, ठीक है, एग्जामिनेशन पे। और वो इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है सेल्यूलाइटिस की। ठीक है, तो ये क्या होता है? सेल्यूलाइटिस होता है और द सबमैंडिबुलर स्पेस का स्प्रेड करता है टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ एंटीरियर नेक। इसमें नेक इन्वॉल्व होता है और ये बियॉन्ड, किसके बियॉन्ड जा रहा है? कनेक्टिव टिश्यू के, मसल के, फेशियल वेन्स के। और ये स्प्रेड किस तरह से हो रहा है? जैसे हमने पहले ही मैंने बताया था कि इसमें जो बाउंड्रीज होती हैं वो वीक होती हैं। ठीक है, तो उसमें एक्सटेंशन ईजी हो जाता है। अगर सपोज मैं आपसे कहूँ कि मैंने कहीं पे एक बैरियर रखा हुआ है और कहीं पे नहीं रखा हुआ, तो ज्यादा चांसेस हैं जहाँ बैरियर नहीं होगा वहाँ इन्फेक्शन बहुत इजीली स्प्रेड होगा। तो यहाँ पे ऑल्दो बैरियर्स हैं लेकिन वीक हैं, ठीक है, तो चांसेस ऑफ स्प्रेड ज्यादा होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है या जिसका सीक्वल होता है, इट्स इट्स वेरी डेंजरस। ठीक है, इट माइट कॉज द पेशेंट टू डाई। सही, तो ये इसीलिए लाइफ थ्रेटनिंग कहलाता है। तो इसमें लिम्फेटिक थ्रेड इतनी नहीं होती है, रादर क्या हो रहा होता है? कनेक्टिव टिश्यू, मसल और फेशियल वेन्स के इन बिटवीन ये स्प्रेड हो रही होती है। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि हीमाटोलॉजिकल स्प्रेड होता है, ब्लड के थ्रू हो रहा होता है यूजुअली। सही है। सेल्यूलाइटिस रादर देन एब्सेस फॉर्मेशन इज द मोस्ट कॉमन अर्ली प्रेजेंटिंग फाइंडिंग। सही बात है, पेशेंट बहुत हार्ट स्वेलिंग के साथ आता है। एज द इन्फेक्शन प्रोग्रेसेस, edema of the suprahyoid tissues and supraglottic larynx elevate and posteriorly displace the। क्या बात आ गई है इसमें? लैरिंग्स की भी इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है। ठीक है, तो अब हम क्या चीज, हम अपने जहन में ये बातें क्यों रख रहे हैं? बिकॉज अब हम असेस कर सकते हैं कि पेशेंट की क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं। तो इन्होंने क्या बताया है? एडेमा किसका हो रहा होता है? सुप्रा हायोइड टिश्यूज का, मतलब हायोइड के ऊपर जितने भी टिश्यूज हैं उनमें स्वेलिंग हो रही होती है। और इन्वॉल्व कौन हो जाता है? सुप्राऑर्टिक लैरिंग्स। वो कैसे हो जाता है? एलिवेट हो जाता है। ठीक है, और जो टंग होती है वो कैसे हो जाती है? वो पोस्टीरियरली डिस्प्लेस। ये दोनों बातें क्या करेंगी? जो एयरवे होगा उसको कंस्ट्रिक्ट कर देंगी। दिस इज वाई पेशेंट को बहुत डिफिकल्टी होती है इन ब्रीदिंग। सही है, वो कंस्ट्रिक्ट हो रहा होता है। ऊपर से लैरिंग्स कैसा हो रहा है? नीचे से एलिवेट हो रहा है। और जो टंग है जो ओरल कैविटी से आती है वो डिस्प्ले, वो पोस्टीरियरली जा रही है। इसका मतलब दोनों ही तरफ से पैसेज खत्म हो गया जहां से एयर एक्सचेंज हो रही हो। इन एडवांस्ड इन्फेक्शन क्या होता है? इसकी सीक्वल क्या बन सकती है? वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस या ब्रेन एक्सेस हो सकता है। और हाँ, एयरवे कॉम्प्रोमाइज तो हो रहा है। अच्छा, नीचे में जो स्प्रेड होती है ना, जो इंटीरियर स्प्रेड होती है, उससे मीडियासिनाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑल्सो वन ऑफ दी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। पेशेंट शॉक में जाएगा एंड देन अल्टीमेटली ही माइट डाई। अच्छा, एटियोलॉजी क्यों होता है ये? यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ओरिजिनेट कहाँ से होता है? ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन कहाँ से हो रहा है? पेरिकोरोनाइटिस। हैव यू गाइस हर्ड अबाउट इट? पेरिकोरोनाइटिस क्या होता है? ओरल मेडिसिन में पढ़ा होगा। व्हाट इज इट? क्या होता है पेरिकोरोनाइटिस? कोई बता सकता है? शाबाश, थर्ड मोलर की वजह से। सही है। अच्छा, पेरिकोनाइटिस जो टिश्यू थर्ड मोलर के ऊपर आता है ना, जो गम आ रहा होता है, उसकी इन्फ्लेमेशन अगर हो जाती है तो हम उसको कहते हैं वो पेरिकोरोनाइटिस हो रहा है। ठीक है, एंड व्हाट इज इट? क्या होता है वो बेसिकली, हाँ शाबाश, इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, जो
जो टिश्यू होता है ना, जो जो गम्स का टिश्यू होता है, जो थर्ड मोलर के ऊपर लाई करता है, मतलब बेसिकली उसकी ऑक्लूजल सरफेस पे आ रहा होता है, अगर वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा तो हम कहते हैं कि वो पर्क्यूलम बन गया वहां पे, उसको इन अदर वर्ड्स क्या कहते हैं, पेरिकोर्नाइटिस हो गया पेशेंट। तो यूजुअली उस टिश्यू से, क्योंकि हम पहले ही ये चीज देख चुके हैं कि जो ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शंस होते हैं उनके दो रूट्स होते हैं, ठीक है, आइदर पेरिकोरोनल और पेरियोडोंटल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो गम से आ रहा है या फिर डायरेक्ट एक्सटेंशन हो रही है टूथ से, ऐसा ही है ना, या तो रूट से डायरेक्ट आ रहा है या फिर गम से भी आ सकता है। तो इसमें वो यही बता रहे हैं कि स्प्रेड किस तरह से हो रहा है। टूथ कौन से हो सकते हैं, जो कल्टिवेटेड टूथ होते हैं उनमें या तो सेकंड मोलर होगा या थर्ड मोलर होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम थर्ड मोलर्स होते हैं, ठीक है। और उसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो इटसेल्फ टूथ इन्फेक्टेड है, मतलब रूट इन्फेक्शन है या सर्वाइकल केरीज है, व्हाटएवर, कोई टूथ का ही इन्फेक्शन है, या फिर उसकी पेरियोडोंटल टिश्यूज का इन्फेक्शन है जो कि स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी जो रूट्स होते हैं वो कहाँ लाया कर रही होती है, माइलोहॉइड पे। अब ये इंपॉर्टेंट मसल क्यों हो गया, क्योंकि ये बाउंड्री डिसाइड कर रहे हैं इन्फेक्शन की। अगर तो रूट अबव ही हैं तो वो सबलिंगुअल में इन्फेक्शन कराएंगी, और अगर बिलो हैं तो वो डायरेक्ट एक्सटेंड कर रही हैं कहाँ पे, सब मैंडिबुलर में। सही है, हमने पहले ही ये दो स्पेसेस में जो होता है वो एक पैसेज होता है, कनेक्शन होता है इन बिटवीन देम, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन सी चीजों की वजह से हो सकता है, क्या कॉजेज होते हैं, उनमें आता है सेलेडेनाइटिस। ये क्या होता है, ये स्लाइवरी ग्लैंड का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इसमें दो कॉजेज हो सकते हैं, या तो बैक्टीरियल होगा या वायरल होगा। तो बैक्टीरियल सेलेडेनाइटिस जो होता है उसकी एक्सटेंशन से भी लुडविग्स एंजाइना हो सकता है। कोई पेरीटॉन्सिलर एब्सेस हो सकता है, सही बात है, नेक में हो रहा है, टॉन्सिल्स नियर बाय होते हैं। ओपन मैंडिबुलर फ्रैक्चर, उसकी भी एक्सटेंशन से जो है वो हो सकता है। कोई थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट हो गई है, एपिग्लोटाइटिस हो गया है पेशेंट को, लैसरेशंस हो गई हैं, कोई टंग पियर्सिंग, इससे भी हो सकता है, ठीक है, जो आपके नोड्स होते हैं। अब ये सारा कहाँ पे चल रहा है, ये लिम्फेटिक स्प्रेड भी हो सकती है, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी, बार बार रिकरेंट किसी को होते हैं ना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, उनसे भी हो सकता है, या फिर फ्लोर ऑफ द माउथ में ही कोई ट्रॉमा हुआ है पेशेंट के, तो ये अदर कॉजेज है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉज होती है वो सेकेंड और थर्ड मोलर के इन्फेक्शन की वजह से होती है। पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करता है, क्या पेशेंट की साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। पेशेंट के साइन सिम्टम्स में पेशेंट माइट कंप्लेन ऑफ टूथ, उसकी एग्जामिनेशन पे उसको टेकिपनिया टेकिकार्डिया मिल सकते हैं, पेशेंट को फीवर होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हाई ग्रेड फीवर से आता है, ठीक है। पेशेंट की लेथार्जिक कंडीशन होती है, टॉक्सिक कंडीशन में आता है पेशेंट। स्वेलिंग मिलती है और पेन हो रहा होता है फ्लोर ऑफ द माउथ में, डिस्फेजिया होता है, सही बात है। डिस्फेजिया क्यों हो रहा है, डिफिकल्टी सॉल्विंग क्यों होती है पेशेंट को, क्योंकि आपके जो ओरोफेरिंग्स के जो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और हार्ड हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जो मूवमेंट और टंग होती है वो डिफिकल्ट हो जाती है। तो पेशेंट, और क्योंकि हमने पहले कहा था कि जो इसमें एपिग्लॉटिक एडेमा भी हो रहा होता है, ठीक है, जो एपिग्लॉटिक टिश्यू होता है ना वो भी स्वेल कर रहा होता है, तो पेशेंट को डिफिकल्टी होती है। और डायनोफेजिया व्हाट इज इट, ये पेनफुल स्वॉलिंग होती है, ठीक है। ड्रूलिंग, ड्रूलिंग की हमने पहले भी मैंने बताया था जब हमने अभी केस स्टडी था पिछले लेक्चर में। तो ड्रूलिंग एक अलार्मिंग साइन होता है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, वो बेसिकली दिस लीड्स टू, हम लोग को डिसाइड करने में इजी हो जाता है कि पेशेंट की हम इलेक्टिव ट्रैकियोस्टमी करें। क्यों, वो क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द अलार्मिंग साइंस। ये अगर पेशेंट ड्रूल कर रहा है इसका मतलब उसका कंट्रोल लॉस हो चुका है, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल लॉस हो चुका है, तो आप यू माइट थिंक ऑफ डूइंग व्हाट, इलेक्टिव ट्रैकियोस्टमी। उसकी जो इंडिकेशंस हैं, अगर आपने इमरजेंसी में नियर ट्रैकियोस्टमी, तो वो बहुत साफ इंडिकेशन होती है कि पेशेंट कंप्लेन आता है इस तरह से कि वो बहुत साइनोसिस में जाने वाला हो जाता है, क्योंकि उसकी वे कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है, ठीक है। उसको बहुत सिवियर डिस्पनिया हो रहा होता है, वो डिफिकल्टी हो रही होती है ब्रीदिंग में, वो अनएबल टू ब्रीद होता है, तो आप इमरजेंट ट्रैकी डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर इलेक्टिव ट्रैकी करनी है तो उसकी जो इंडिकेशन है वो क्या है, वन ऑफ द इंडिकेशंस में आता है ड्रूलिंग। पेशेंट को ट्रिस्मस होता है, मतलब माउथ ओपनिंग की लिमिट हो जाती है, क्यों हो जाती है, अगेन उसमें जो मसल्स होते हैं वो सोर हो रहे होते हैं, रिलैक्स्ड नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से जो पेशेंट माउथ ओपनिंग है वो लिमिटेड हो जाती है, पेशेंट के लिए पेनफुल होता है टू ओपन द माउथ, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप एग्जामिनेशन भी अच्छे से नहीं कर पाते अनलेस आप पेशेंट को जनरल में लेके जाएं और फिर एक्सप्लोर करें।
फेटेड ब्रेथ होती है, होर्सनेस हो रही होती है। हमने पहले ही अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि उसकी लैरिंग्स भी इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। जब लैरिंग्स इन्वॉल्व होती है तो उसमें क्या होते हैं, क्या पड़े होते हैं वहाँ पे, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी डैमेज हो जाते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं। स्ट्राइडर हो रहा होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ये कौन से साइंस हैं स्ट्राइडर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस? ये चेस्ट के साइंस हैं, ठीक है। ऑल्सो बहुत दफा ये भी होता है कि जब आप चेस्ट एक्सरे करवाते हैं तो वहाँ पे भी आपको कंस्ट्रक्शन दिख जाती है। तो ये बेसिकली पेशेंट की जनरल असेसमेंट हो रही होती है, ठीक है। जो जनरल एग्जामिनेशन पे जो आप असेसमेंट है उसमें भी आप ये बात बता सकते हैं कि हम पेशेंट की चेस्ट एक्सरे भी करवाएंगे, क्योंकि हमें उसकी जो रेस्पिरेटरी कंडीशन है उसको भी असेस करना है। डिक्रीज एयर मूवमेंट है, सही बात, एक्सचेंज हो ही नहीं रहा जब पेशेंट की, और क्योंकि एक्सचेंज नहीं हो रहा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है ब्लड में, तो क्या हो रहा है पेशेंट को, सायनोसिस। डिस्फोनिया, ये क्या होता है, स्पीच करती, ये क्यों हो रही होती है? हमने पहले ही कहा कि उसके वोकल कॉर्ड्स अफेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। ऑल्सो इसकी एक और रीजन क्या है कि जो टंग होती है ना वो एलिवेट हो जाती है, रेज हो जाती है। तो रेस्ड टंग होते हैं, वोकल कॉर्ड्स ऑलरेडी डैमेज्ड हैं, पेशेंट को मुंह माउथ ओपन भी उसकी लिमिटेड हो गई है, तो अब पेशेंट को डिफिकल्टी हो गई है स्पीच में भी, ठीक है, ही इज अनएबल टू। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं जो कि हमें विग्स में मिलती हैं। अच्छा, मैनेजमेंट जब आता है ना, जब वर्ड मैनेजमेंट आता है तो उसके क्या कंपोनेंट्स आते हैं, हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं ये बात। कोई एक रिवाइज करेगा, कोई रिविजन? अगर वर्ड मैनेजमेंट का है तो व्हाट कम्स टू योर माइंड, मतलब इफ समबडी आस्क्स यू कि ये पेशेंट है और अब आपको इसको मैनेज करना, तो हाउ वुड यू स्टार्ट मैनेजिंग द पेशेंट? एकदम इमीडिएटली आप ट्रीटमेंट प्लान बता दोगे? बताओ क्या करोगे अगर मैं बोल रही हूँ कि हाउ वुड यू मैनेज दिस पेशेंट, तो हाउ वुड यू स्टार्ट योर मैनेजमेंट? कोई तो बता दो। चलो मैं ऑप्शंस देती हूँ। ये पेशेंट है, ठीक है। पहला ऑप्शन के पेशेंट की इंसिजन ड्रेनेज कर दें आप, ठीक है। अनदर ऑप्शन है आपके पास कि आप पेशेंट की हिस्ट्री लें, ठीक है, उसकी एग्जामिनेशन करें, इन्वेस्टिगेशन करवाएं और फिर अपना ट्रीटमेंट प्लान तैयार करें, ठीक है। अनदर ऑप्शन है कि आप पेशेंट का सिर्फ एक्सट्रैक्शन कर घर भेज दें। एंड लास्ट ऑप्शन है कि पेशेंट की आप ट्रैकी कर दें। व्हाट वुड यू डू? मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में क्या आता है? शाबाश। हिस्ट्री एग्जामिनेशन से स्टार्ट करते हैं ना। क्या हो गया है, सो रहे हो तुम लोग सारे? एक दो ही जवाब जो दे रहे हैं बस वही दे रहे हैं। शाबाश। तो एवरी टाइम जब भी कोई ये क्वेश्चन करता है कि पेशेंट की मैनेजमेंट बतानी, तो ऑलवेज स्टार्ट विद हिस्ट्री, ठीक है। एकदम जंप नहीं कर देती ये मेरा ट्रीटमेंट प्लान है, ऑल्दो आपका ट्रीटमेंट प्लान ठीक होगा, बट ऑलवेज स्टार्ट विद हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस एंड देन कम टू द ट्रीटमेंट प्लान, सही है। तो आपने पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है, पेशेंट से क्या भी रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं वो करने होते हैं कि आपको आपकी ड्यूरेशन क्या है, व्हाट इज योर प्रेजेंटिंग कंप्लेन। ड्यूरेशन से हम पता लगाते हैं कि कितना रैपिड इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। अगर शॉर्ट हिस्ट्री होती है तो हमें पता होता है कि ये एक सिवियर कंडीशन है पेशेंट की, इसको हमें इमीडिएटली ट्रीट करना होगा। अगर लॉन्ग हिस्ट्री होती है तो हमें एटलीस्ट हमें इतना पता होता है कि ठीक है, हम इसमें इलेक्टिव प्लान्स रख सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट हिस्ट्री है तो आपको इमरजेंट प्लान्स बनाने पड़ते हैं, सही है। अच्छा, इसके अलावा ऑल द रेलिवेंट क्वेश्चंस जो भी हम इन्फेक्शन से रिलेटेड पूछते हैं, फिर हम एग्जामिनेशन करते हैं। अगेन एग्जामिनेशन को दो में डिवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा ऑरल, इंट्रा ऑरल। इंट्रा ऑरल में कल्प्रिट टूथ को देखेंगे, एक्स्ट्रा ऑरल में क्या देख रहे हैं, क्या देख सकते हैं, स्वेलिंग की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, फ्लक्चुएंट है या नहीं, फ्लक्चुएंट नहीं होती है यूजली, ठीक है। जो लुडविग्स एंजाइना की होती है स्वेलिंग्स वो फ्लक्चुएंट नहीं होती हैं, हार्ट स्वेलिंग्स होती हैं। और क्या देखेंगे, इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, एक्सटेंट देखेंगे, ठीक है। एयरवे को असेस करेंगे, टंग को असेस करें, फ्लोर ऑफ द माउथ को असेस करते हैं, स्लाइवा देखते हैं,
पेशेंट जनरल कंडीशन देख रहे होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर जो वाइटल्स होते हैं ना वो सब देखते हैं, पल्स देखते हैं, रेस्पिरेटरी साइंस देखते हैं उसके, उसका ब्लड प्रेशर देखते हैं, सैचुरेशन देखते हैं, और क्या देखेंगे, टेम्परेचर देखते हैं, सही है, ऑल द जो भी आपके जो मेन वाइटल्स होते हैं बेसिक वो देखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, इन्वेस्टिगेशंस पे आते हैं। इन्वेस्टिगेशंस को हमेशा डिवाइड कर देते हैं, किस में डिवाइड करते हैं, रेडियोलॉजिकल में और क्लिनिकल में, ठीक है। जो क्लिनिकल होती है उनमें बहुत सारी आती हैं, जैसे कि हम लैब्स भेजते हैं, उसमें हमारी जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी आती है, सीबीसी। सीबीसी वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें हमें पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल भी पता लग जाता है, प्लेटिलेट काउंट भी पता चल रही होती है, एंड इम्पोर्टेंटली हम टीएलसी पता लगता है। सही है, शाबाश। तो हमें उसमें टीएलसी पता चलता है। टीएलसी क्या होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। उसका क्या फायदा है, उसमें हमें वाइट ब्लड सेल्स पता चलते हैं कि पेशेंट के जो वाइट सेल्स हैं, अगर पेशेंट के वाइट सेल्स एक्सट्रीमली रेज्ड आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, पेशेंट को क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस, विच शोज अगर एक्सट्रीमली हाई चले जाते हैं तो ये आपको शो करता है कि पेशेंट सेप्टिमिया में जा चुका है। सही है। तो लैब्स हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं, स्पेशली इन द केसेस ऑफ इन्फेक्शन। और क्या लैब में देख सकते हैं हम, हेमेटोक्रिट वैल्यू पता चल रही होती है, मतलब वेरियस थिंग्स जो कि हमें एक ही लैब में पता चल जाते हैं। तो सीबीसी इज द बेसिक टूल टू असेस योर पेशेंट, ठीक है। तो सीबीसी तो भेजना ही भेजना। अनदर इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन क्या होगी इस पेशेंट में जो हमें करानी चाहिए इमीडिएटली, सीबीसी तो मैंने बता दी है। इसके अलावा कौन सी इन्वेस्टिगेशन है, एक्सरे, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल कराना चाहिए। ये रेडियोलॉजिकल आ गई। अगर हम क्लिनिकल में ही मैं पूछूं कि कोई और भी लैब है जो हमें कराना चाहिए, वो कौन सी होगी, इम्पोर्टेंट लैब हमारे लिए क्या हो सकता है, हम पेशेंट का क्या चीज देखना चाह रहे हैं ऐसे पेशेंट में, स्पेशली इन्फेक्शन का पेशेंट है ना। तो जब किसी को इन्फेक्शन होता है तो आप क्या चाहते हैं कि हम उसकी क्या चीज कलेक्ट करें और उसको असेस करें, सो दैट हम अपना मेडिसिनल ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। सीरोलॉजी, अच्छा, हाँ, ब्लड कल्चर, शाबाश। तो ब्लड कल्चर क्या होगा, उससे आपको क्या पता चलेगा, अगर हम, अच्छा, ब्लड कल्चर कराएंगे या फिर पस का करेंगे, सैंपल भेजोगे, जो पेशेंट पस कलेक्शन होती है ना उसका कल्चर ले लेते हैं, ठीक है, शाबाश, ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग क्या कराते हैं, पेशेंट का सीएस करवाते हैं, कलर एंड सेंसिटिविटी करवाते हैं, सही है। उससे क्या होगा, हम इमीडिएटली पेशेंट की वही एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं जो कि उसकी सेंसिटिव होंगी। लेकिन क्योंकि कल्चर के रिजल्ट हम सबको पता है कि 7 डेज से पहले बहुत ही कम लैब्स होती हैं जो आपको कल्चर का रिजल्ट दे दें, जाहिर है कि वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं मीडिया में, तो वो उनको टाइम लगता है, तो वो इट यूजली टेक अराउंड व्हाट 7 to 10 days, समटाइम्स 14 days भी ले लेते हैं कल्चर्स, ये है। तो तब तक आप अपनी एंटीबायोटिक शुरू करा ही नहीं सकते हैं, तो आप किस पे रखते हैं, एम्पेट पे रखते हैं, जो कि क्या होती हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, वेरी गुड। तो हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स पे रखते हैं, लेकिन इमीडिएट जो काम करना होता है वो क्या है, कल्चर का। तो हमने 2 लैब्स तो हमें पता चल गई कि ठीक है, हम सीबी करा सकते हैं, हम कल्चर सेंसिटिविटी करवा सकते हैं। इसके अलावा और क्या चीज करा सकते हैं, कोई और भी लैब्स जानी चाहिए पेशेंट की, क्लिनिकल में अभी हम रेडियोलॉजिकल पे नहीं आए, रेडियोलॉजिकल पे हम अभी आएंगे। एनी अदर ऐप जो हमें करानी चाहिए, चलो मैं थोड़ा हिंट देती हूँ। अगर मुझे असेस करना है पेशेंट का एयरवे, ठीक है, या मुझे उसकी गैसेस का एक्सचेंज को मैंने असेस करना है कि हाउ इज इट वर्किंग, या उसकी लंग्स कैसा काम कर रही हैं, मतलब इज द पेशेंट एबल टू सर्वाइव, पता चलेगा, इनसे ये पता चलता है कि आप सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट वेट, या फिर मुझे उसकी नीड पड़ेगी, ठीक है। तो हम एबीजीज भी करवाते हैं ऐसे पेशेंट में। अच्छा, खैर, एनीवे, अब देयर आर वेरियस थिंग्स में वैसे तो यूजुअली असेस करते ही हैं और करनी चाहिए भी, उनमें हमारे पास यूरिया क्रेटिनिन भी आता है क्योंकि हमें किडनी फंक्शन भी असेस करना होता है, ऐसे पेशेंट्स यूजुअली मल्टी ऑर्गन में भी जा सकते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर में, ठीक है।
तो हम वो भी असेस करते हैं। तो देयर आर वेरियस थिंग्स, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हम उस पर फोकस्ड रहते हैं। तो ये 2-3 तो इम्पोर्टेंट चीजें जो हमें करनी है। अब हम आते हैं रेडियोलॉजिकल असेसमेंट, वो किस तरह से करते हैं। बिल्कुल सही, एक्सरे आपने बताया, बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ा सा और डिफाइन कर सकते हो, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सरे यू वांट। अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आया है तो व्हाट वुड यू, ओपी, एक्सेलेंट। एनी अदर एक्सरे कोई कराना चाह रहा है, कोई और एक्सरे चाह रहा है। ओपीजी पे तो हमें ये पता चले ना कि कल्प्रिट टूथ क्या है। वेरी गुड, सीटी। पेरीएपिकल बिल भी करा सकते हैं। हाँ अच्छा, पेरीएपिकल में एक चीज होती है कि उसके लिए आपको माउथ ओपनिंग चाहिए होती है ना, क्योंकि हम फिल्म को अंदर रखते हैं। और अगर पेशेंट के लिए ये चीज डिफिकल्ट है, माउथ ओपनिंग उसकी लिमिटेड हुई हुई है, या फिर पेनफुल है उसको टू ओपन द माउथ, तो फिर हम वो अवॉइड करते हैं। और ओपीजी, ओपीजी एक्स्ट्रा ओरल में आता है, ठीक है। उसमें बाहर से ही फिल्म रख के बाहर से ही जो है वो कोन नहीं वो रेज देता है। तो उसके लिए इट्स नॉट नीडेड कि पेशेंट अपना माउथ ओपन करे। तो हम पेरिएपिकल से ज्यादा बेटर चॉइस, बिल्कुल सही आपने बताया, पहला ओपीजी। एनदर किसने बताया, सीटी स्कैन, जुबिया, वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल चेस्ट एक्सरे भी नशा करा सकते हैं। सीटी स्कैन पे क्या देखना चाह रहे हो, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। बिल्कुल सही बताया आपने, सही है, तो मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो सो दैट आई कैन नो के ट्यूमर। नहीं, ट्यूमर तो नहीं देखना मुझे, ट्यूमर तो है ही नहीं। कैवर्नस साइनस, अच्छा ठीक है। और शाबाश। हमें सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यू, जो कि हमारे लिए वी आर अनएबल टू सी विद एनी अदर एक्सरे, हमें वो असेस करना है। उसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें नोड्स और ग्लैंड को असेस करना होता है, ठीक है। सीटी स्कैन दो तरह के, काफी ऑब्वियसली उसकी बहुत सारी सब टाइप्स होती हैं, लेकिन जो हम जो मेन उसकी जो डिविजन है वो क्या होती है, एक हार्ड टिश्यू होता है, एक सॉफ्ट टिश्यू होता है। मतलब बोनी विंडो कहलाता है और एक सॉफ्ट टिश्यू विंडो कहलाता है। तो मुझे इसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट मेरे लिए क्या होगी, सॉफ्ट टिश्यू विंडो, क्योंकि ये इन्फेक्शन कहाँ का, नेक का और फ्लोर ऑफ द माउथ का। वहां कोई ऐसी बोनी स्ट्रक्चर नहीं है जो मुझे असेस करना है। हाँ मुझे सॉफ्ट टिश्यू जरूर असेस करने, तो मैं सॉफ्ट टिश्यू विंडो करवाऊंगी। उसके लिए ज्यादा अच्छा होता है अगर मैं कंट्रास्ट कराऊं। कंट्रास्ट क्या होता है, आईवी कंट्रास्ट होता है। आईवी इंजेक्ट करें डाई, वो डाई क्या करता है, जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं ना, बेसिकली सीटी स्कैन इज गुड फॉर व्हाट, हार्ड टिश्यू स्ट्रक्चर्स, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू के लिए तो एमआरआई होता है। बट क्योंकि एमआरआई की वो रेडिली अवेलेबल नहीं होता, हर सेटअप में होता नहीं है, प्लस उसके उसके चार्जेस भी ज्यादा होते हैं, कॉस्टली होता है, तो वी यूजली गो फॉर सीटी स्कैन। सीटी स्कैन जो उसमें अगर मुझे सॉफ्ट टिश्यू चाहिए तो मैं डाई इंसर्ट करवाती हूँ पेशेंट में, ठीक है। और वो क्या करता है, वो सॉफ्ट टिश्यू को इनहेंस कर देता है, तो मुझे अच्छे नजर आने लगते हैं। अब मेरे लिए जो रिक्वायरमेंट, अगर मैं कह रही हूँ कि आई वांट टू गो फॉर सीटी स्कैन, तो डेफिनेटली मेरे माइंड में कुछ ऐसा होगा जो मैं देखना चाह रही हूँ। उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, एक तो नंबर वन ट्रैकिया आ सकता है। मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे इसलिए ट्रैकिया असेस करना सो दैट मुझे पता चले कि कितना डेविएशन हुई है, या मेरे पास कितना मार्जिन है अभी कि मैं एयरवे अपना सिक्योर कर सकती हूँ, ठीक है। अनदर थिंग जो मुझे देखनी हो सकती है, वो 3 स्पेसेस हैं, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, है ना। उसमें ग्लैंड्स पड़े हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उनके नियर बाय इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। बहुत सारे ऐसे वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कैरोटिड शीथ इज ऑल्सो रनिंग नियर बाय। तो मुझे वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को देखना है, वो कहाँ पे है। अच्छा, अब ये तो खैर हम अभी, क्योंकि हम रेडियोलॉजिकल असेसमेंट डिस्कस करें, तो मैं ये बात बता रही हूँ। लेकिन वैसे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है टू नो, वो क्या है कि हमें रेडियोलॉजिकल असेसमेंट करनी होती है और लैब इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेशंस हो गई पेशेंट की। अब मेरे पास इन्वेस्टिगेशंस आ गई, मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि अभी मैं अपने पेशेंट को भेजूं सीटी स्कैन के लिए। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं कराओगे, आप जरूर कराओगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है विच वी शुड नॉट फॉरगेट, कि हमें पेशेंट की इमीडिएटली एयरवे मैनेज करना है। उसके लिए जो पहली ऑप्शन होती है वो क्या होती है, जो आप लोकल में करते हैं, या फिर आपकी इमरजेंट जो एयरवे मैनेजमेंट होती है, क्या आती है, वो क्या होती है, क्रीकोथायरोडॉटमी, ठीक है। लेकिन क्रीकोथायरोडॉटमी में जो ड्रॉबैक होता है वो क्या होता है कि आप उसको बहुत देर तक नहीं रख सकते हैं। मतलब उसका जो स्टे होगा वो बहुत लंबा नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि मैंने अपने पेशेंट को मोर देन 2 days को थायराइडोटमी पे रखा है, सो दैट्स इम्प्रैक्टिकल। ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जो क्रीकोथायरोडॉटमी होती है ना, उसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और जो ट्यूब होती है वो निकल जाती है। तो हमें एनीवे जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है ट्रैकियोस्टोमी, वो करनी पड़ती है। तो ये मेरा पहला स्टेप होगा, जो कि मुझे, जिसको बिल्कुल भी
ओवरसी नहीं करना, ठीक है। वो मुझे इमीडिएटली पेशेंट के लिए प्लान करना होता है। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं पेशेंट को जीए में लेके जाऊं एंड देन आई विल गो फॉर ट्रैकियोस्टमी या फिर एनी अदर मेथड ऑफ इंट्यूबेशन। इतना टाइम भी नहीं होता, तो आप क्या करते हैं, लोकल में ही ट्रैकियोस्टमी कर देते हैं, ठीक है ना। ये इमरजेंसी प्रोसीजर होता है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर पेशेंट की जो भी आपने इन्वेस्टिगेशंस करानी है, कल्चर भेजना है या जो भी आपने करना है XYZ, वो आप कर सकते हैं। सही है। अच्छा, बहुत सारे मेथड्स होते हैं ना एयरवे सिक्योर करने के, उसमें इंक्यूबेशन भी आता है, उसमें बहुत सारी टाइप्स की इंक्यूबेशंस होती हैं और मोस्टली हम पेशेंट की फाइबर ऑप्टिक करते हैं क्योंकि पेशेंट का माउथ ओपनिंग भी नहीं होती है, नील होती है या लिमिटेड होती है। तो उसमें एक मेथड होता है फाइबर ऑप्टिक, वो उन पेशेंट्स के लिए होता है जिनकी लिमिटेड होती है, ठीक है, ब्लाइंड कहलाती है वो। अच्छा, रिट्रोग्रेड भी कर सकते हैं, ब्लाइंड भी, एनीवे वो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता है वो ट्रैकी ही समझा जाता है। और उससे पहले आप ट्रैकी, क्योंकि ट्रैकी सिर्फ वो ही बंदा कर सकता है जो स्किल्ड होता है, ठीक है। जो स्किल्ड प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, उनमें यूजली एनेस्थेटिस्ट आते हैं जो ट्रैकी करते हैं, या सर्जन होते हैं, इमरजेंसी के डॉक्टर्स होते हैं। तो उनसे पहले अगर कोई रेजिडेंट डॉक्टर है या फिर कोई जूनियर है जिसको ट्रैकी की प्रैक्टिस नहीं है, तो वो क्रीको कर सकता है, ठीक है। तो आप क्रीको कर सकते हैं टाइम बीइंग। आपको पता है कि आप थोड़े विद आप फ्यू आवर्स आप पेशेंट को ट्रैकी पे ही लेके जाएंगे, तो दैट इज योर फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। अच्छा, अब हमने बनाना है अपना पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान। आपने एयरवे सिक्योर कर लिया, आपने क्या करना है। अब पहला स्टेप होता है इमीडिएट एडमिशन। आप समझ आ रही है, ट्रैकी हम कहाँ कर रहे हैं, इमरजेंसी में ही कर रहे हैं। अभी मैंने एडमिट भी नहीं किया और मैंने ट्रैकी कर दिया है ताकि एयरवे सिक्योर हो जाए। पता है कि पेशेंट का एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो इमरजेंसी में ट्रैकी कर दिया है। फिर आपने क्या करना है, पेशेंट को एडमिट करना है, उसका जो भी आपने लैब्स भेजनी है, और स्टार्ट क्या करना है, अग्रेसिव एंटीबायोटिक्स। अग्रेसिव एंटीबायोटिक्स का क्या मतलब होता है, हाई डोज और आईवी एंटीबायोटिक स्टार्ट कराते हैं, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं। और फिर आपने प्लान करना होता है कि अब आपने इंसिजन ड्रेनेज करना है, और वो या जो भी आपकी ट्रीटमेंट प्लान है, ठीक है। और यही प्लान होती है, इंसिजन ड्रेनेज ही होती है। अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफ द एयरवे, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होता है, पहले ही हमने डिस्कस कर लिया। इमीडिएट एयरवे मैनेजमेंट किससे करते हैं, क्रीको से करते हैं या फॉर्मल ट्रैकी करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिवियर स्वेलिंग है, ट्रिस्मस वगैरह होता है, तो उसमें ओरोट्रैकियल इंट्यूबेशन हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, तो हम ट्रैकी ही करते हैं और वो गोल्ड स्टैंडर्ड ही समझा जाता है इन लुडविग एंजाइना। सही है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक किसी का, तो बताओ। आगे एक छोटी सी एक्सरसाइज है, वो अभी हम करते हैं। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ डिस्कस करना है? ओके, सब समझ आ गया तुम लोग? हाँ, ट्रीटमेंट रिपीट कर दो। ओके, तो मैंने ये बताया है कि जब भी हम मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, मैं शॉर्टली बता देती हूँ, सही है। जब भी हम किसी भी पेशेंट की, किसी भी डिजीज की मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन तीन केसेस पे आपका ट्रीटमेंट प्लान बनता है। तो जब भी पेशेंट आया तो आपने कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है, उसकी डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं और उसकी रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन दो में डिवाइड होती है, रेडियोलॉजिकल भी करवाते हैं और क्लिनिकल भी करवाते हैं। फिर मैं बनाती हूँ अपना ट्रीटमेंट प्लान। अब जब इस तरह का मेरे पास पेशेंट आया है जिसका एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो मेरी फर्स्ट चॉइस जो होनी चाहिए, वो हमेशा मेरा जो फोकस होना चाहिए, वो टूवर्ड्स मैनेजमेंट ऑफ द कंडीशन विच माइट लेट द पेशेंट डाई, है ना। यही होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर मेरे पास पेशेंट है, मैं बोलूँ हाँ इसको एंटीबायोटिक स्टार्ट है, मेक्स नो सेंस, क्योंकि पेशेंट को जब तक एंटीबायोटिक असर करेगी, अफेक्ट करेगी, तो तब तक मेरा पेशेंट जो है ही माइट डाई, है ना, क्योंकि उसका एयरवे ही कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो ऑलवेज जो भी आपकी जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है ना, उसको ट्रीट करना, ये आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए। तो जब पेशेंट एयरवे कॉम्प्रोमाइज के साथ आया है, तो मैंने डिसाइड करना है कि या तो मैं पेशेंट की ट्रैकियोस्टमी करूंगी, अगर तो आई एम स्किल्ड इन डूइंग दैट, एंड इफ एनी डॉक्टर, स्किल्ड डॉक्टर है, वो अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, तो मैं क्रीको प्लान कर सकती हूँ। क्रीको थायरोडॉटमी क्या होती है, जो क्रीको जो क्रीकोइड कार्टिलेज होता है ना और थायराइड कार्टिलेज होता है, उसके बीच में ना हम इंसिजन देते हैं, ठीक है। ट्रैकी के लिए तो पता है ना इंसिजन, लेकिन क्रीको के लिए हम उन दोनों के बीच में इंसिजन देते हैं
और वहाँ पे हम एक नीडल पास कर सकते हैं, वो इजी वे होता है। मतलब मुझे उसके लिए मैं ट्रैकिया को डायरेक्ट नहीं देख रही हूँ, अब मैं ऊपर हूँ, ट्रैकिया से अभी ऊपर हूँ और फिर मैं नीचे जाऊंगी, तो जाहिर है कि मेरे पास रिस्क ऑफ डैमेज स्ट्रक्चर्स लेस हो जाएगा। तो ये इजी वे आउट होता है। तो ये कोई रेजिडेंट डॉक्टर भी कर सकते हैं, कोई जूनियर डॉक्टर भी कर सकता है। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है? फॉर्मल ट्रैकियोस्टमी। ट्रैकियोस्टमी ही गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, सही है। तो ये मेरा फर्स्ट गोल होना चाहिए पेशेंट को ट्रीट करने का, क्या चीज? एयरवे मैनेजमेंट। फिर मैं डिसाइड करती हूँ सेटिंग ऑफ केयर। सेटिंग ऑफ केयर क्या होती है? या तो मैं पेशेंट को हॉस्पिटल में ट्रीट करूंगी या उसको घर भेज दूंगी। ऐसे पेशेंट को वी शुड एडमिट टू द हॉस्पिटल। उसकी क्यों क्यों ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि पेशेंट सेप्टिसीमिया में जा रहे होते हैं, तो उनमें आईवी एंटीबायोटिक्स देना जरूरी होता है, ठीक है। पेशेंट का जो इन्फेक्शन है वो रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा होता है, तो उसमें जरूरी होता है कि मैं पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक्स पे या फिर फ्लूइड्स पे रखूं। पेशेंट की जनरल मैनेजमेंट भी करनी होती है, सही है। फिर अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज वो जो भी आपकी जो लैब्स आपने भेजनी है वो आप पेशेंट को एडमिट करने के बाद भेज रहे हैं, लेकिन ट्रैकी आपने कहाँ कर दी? इमरजेंसी में ही कर दी। पेशेंट्स इमरजेंसी में ही आते हैं, बहुत कम रेयर होता है कि ओपीडी में प्रेजेंट है ऐसा पेशेंट, क्योंकि उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन ही क्या होती है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो ऐसा पेशेंट ओपीडी में नहीं आता, इमरजेंसी में जाता है, वहीं पे ही ट्रैकी कर देते हैं। फिर आपने एडमिट कर लिया, जब वार्ड में पेशेंट आ गया तो फिर आप उस कल्चर्स भेजते हैं या जो भी रेलिवेंट लैब्स होती हैं सीबीसी वगैरह वो भेजते हैं। तो उसमें अगर आपने कोई एक्सरे करवाना है, जो भी करवाना है, स्कैन वगैरह, वो आप तब कराते हैं। फिर आप स्टार्ट करते हैं अग्रेसिव एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, क्योंकि हमने कहा कल्चर सेंसिटिविटी टेक्स टाइम, है ना। उसका जो रिजल्ट आता है वो वीक में आता है, तो तब तक तो वेट नहीं करेंगे। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं कौन सी? एपेरिक एंटीबायोटिक्स। वो कौन सी होती हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, ठीक है। फिर आप प्लान बनाते हैं, और इसकी जो आइडियल ट्रीटमेंट है वो क्या है? इंसिजन एंड ड्रेनेज, सही है। किस चीज की इंसिजन ड्रेनेज है? ऑल द थ्री स्पेसेस। बायलैटरल इन्फेक्शन हो है ना, तो ऑल द थ्री स्पेसेस को हम ड्रेन करते हैं, और वहां पे ड्रेन लगा भी देते हैं, ठीक है। एनी सॉर्ट ऑफ ड्रेन लगा सकते हैं, यूजली कभी पेन रोज ड्रेन ज्यादा लोग लगाते हैं, या जो फिंगर ड्रेन लैटेक्स से लगाते हैं, ग्लव से लगाते हैं बना के, ठीक है। वैसे यूजली पेन रोज ड्रेन लगा देते हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये जो एयरवे प्रोटेक्शन है ये आपकी शुड बी योर हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। इनिशियल मैनेजमेंट में ये आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके दो वेज बताए उन्होंने कि इमीडिएट, अगर मतलब आप इमरजेंसी में अगर आप एयरवे मैनेज करें तो उसके दो वेज रहते हैं, या तो क्रीपो या फिर फॉर्मल ट्रैकियोस्टमी। उसके लिए जरूरी है कि स्किल्ड डॉक्टर का मौजूद होना। अगर सिवियर स्वेलिंग है और ट्रिस्मल है तो आप ओरोट्रैकियल इंट्यूबेशन नहीं कर सकते। जो ट्यूब पास करके इंट्यूबेट करते हैं ना पेशेंट को, एयरवे मैनेज करते हैं, जो ट्यूब जिसमें डालते हैं पेशेंट माउथ से ट्रैकिया में डालते हैं। ओरो मतलब ओरल कैविटी, और ट्रैकिया मतलब ट्रैकिया में जो ट्यूब डाल रहे हैं। तो ये जो ट्यूब होती है ना, इसलिए डालना मुश्किल होती है क्योंकि पेशेंट की माउथ ओपनिंग अच्छी नहीं होती। तो आप जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं वो लैरिंग्स को देख ही नहीं पाते, असेस नहीं कर पाते, इसलिए ये वाली इंट्यूबेशन मेथड डिफिकल्ट हो जाती है। तो हम किस पे चाहते हैं? डायरेक्ट ट्रैकियोस्टमी। ट्रैकियोस्टमी मतलब डायरेक्ट आप ट्रैकिया को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। और यही आपका गोल्ड स्टैंडर्ड भी होता है इन एंजाइना के पेशेंट्स, सही। अच्छा, एंटीबायोटिक्स कौन सी देते हैं इन पेशेंट्स में? एंटीबायोटिक्स हम यूजुअली, हमने पहले ही डिस्कस किया, मेन ऑर्गेनिज्म क्या है? स्ट्रेप। उसकी कवरेज क्या होती है? एमोक्सिसिलिन हो सकती है ना, पेनिसिलिन होती है। और हमने क्या कहा था? स्टेफ भी होता है, स्टेफ भी होता है, तो उसकी कवरेज क्या होती है? सेफ, सेफेलोस्पोरिन जो ग्रुप होता है, हम वो भी रख सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट बात हमने पहले ही डिस्कस की थी कि एनएरोब्स भी होते हैं। अगर मैं सिर्फ स्ट्रेप या स्टेफ को करूंगी, ट्रीट करूंगी, उसकी एंटीबायोटिक्स दूंगी, तो मेरे एनएरोब्स तो फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे, तो इन्फेक्शन तो मेरा ट्रीट नहीं होगा, पेशेंट तो रिकवर नहीं करेगा। तो मुझे एनएरोब्स की कवरेज भी ऐड करनी है। उसमें क्या क्या डाल सकते हैं? मेट्रोनिडाजोल आ सकते हैं, फ्लैजिल जो आपने पहले ही बताया है। इसके अलावा हम एक और ग्रुप ऐड करते हैं, वो कौन सी होती है? बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स कहलाती हैं, सल्बैक्टम्स, ठीक है। वो ग्रुप भी हम ऐड करते हैं लुडविक्स के पेशेंट में। तो ये एंटीबायोटिक्स है जो कॉमनली हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, मैंने एक छोटा सा ये फीडबैक एक्सरसाइज बनाई है, ये एक बीसीक्यू है, सही है। तो मुझे इसका आंसर बताओ। ट्रीटमेंट ऑफ लुडविग्स एंजाइना ड्यू टू पेरिकोरोनाइटिस, मतलब ओडोंटोजेनिक कॉज से स्प्रेड हुआ है इन्फेक्शन, ठीक है। आपकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? इंसिजन ड्रेनेज, ये इसका ऑप्शन ए है। इंसिजन ड्रेनेज करेंगे पेशेंट को, एंटीबायोटिक्स देंगे और एक्सट्रैक्शन कर देंगे थर्ड मोलर की, ठीक है, पहला ऑप्शन। अनदर इज इंट्यूबेशन करेंगे आफ्टर सर्जरी,
पहले सर्जरी कर दी फिर इंट्यूबेट कर देंगे पेशेंट को ताकि उसका एयरवे मैनेज हो जाए। ऑप्शन सी है पहले एंटीबायोटिक्स देंगे फिर एक्सट्रैक्शन करेंगे थर्ड मोलर और फिर इंसिजन ड्रेनेज पे जाएंगे। और लास्ट ऑप्शन है ट्रैकी कर देंगे इस सबसे पहले। मरियम इज डी। ओके, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? अगर आप लोग पार्टिसिपेट करोगे तो ये आप ही के लिए बेनिफिशियल है। ओके, बरीरा इज आल्सो सेइंग डी, निशा इज सेइंग डी, मैं सेइंग डी। एनीबडी एल्स? ओके, मरियम इज सेइंग डी and aroma, everybody say okay, so everybody is with D। बिल्कुल सही बात है, डी ही इसका राइट आंसर है। तो वी वुड वील ऑलवेज गो विथ जैकी फर्स्ट एंड देन एनीथिंग एल्स। सही है, क्योंकि हमें एयरवे सिक्योर करना है। शाबाश। ओके, अनदर क्वेश्चन, लुडविग्स एंजाइना इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अभी हमने सारे सिम्टम्स पढ़े ना, एलिवेशन ऑफ टंग, एलिवेशन ऑफ एयर लोब, ट्रिस्मस या यूनिलैटरल स्वेलिंग। कैरेक्टराइज्ड बाय का मतलब है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? ओके, मरियम इज सेइंग सी, निशा इज सेइंग ए, बरीरा ए, जीला सी। ओके, so there are mixed answers coming, some people saying A, Mujtaba is saying A. Okay, Paula is saying A, Aroma is with A, Fatma is also with A, Subia is with C, Shivani is A, Fasila is saying C. Okay, so the right answer is A। सही है, बिल्कुल सही बात है, ट्रिस्मस इसका फीचर है, लेकिन ट्रिस्मस तो बहुत सारे इन्फेक्शंस का फीचर होता है। तो क्या मैं ये कहूंगी अगर किसी को ट्रिस्मस है कि दिस माइट बी लुडविग्स एंजाइना ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिस्मस? नो, है ना। तो जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, वो क्या होता है, जो कि डिजीज को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। तो ट्रिस्मस बहुत सारे, देयर आर मेनी ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन, जैसे कि मेस्टिकेटर स्पेस इन्फेक्शन अगर हो गया है, जैसे कि टेरिगोमेंडिबुलर स्पेस इन्फेक्शन अगर हो गया है, जैसे कि लेटरल फेरिंजियल में भी बाज दफा ट्रिस्मस मिल रही होती है। तो ट्रिस्मस तो हमें बहुत सारे स्पेस इन्फेक्शन में मिलता है, लेकिन टंग रेस किस किस में होती है? नन ऑफ देम, ओनली इन लुडविग्स में। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि इसमें बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट होती है ऑफ ऑल द थ्री स्पेसेस। तो जो फ्लोर ऑफ द माउथ होता है ना, वो ऑटोमेटिकली रेज हो जाता है, और जब वो रेज होगा तो टंग कैसे हो जाती है? पोस्टीरियरली डिस्प्लेस करने लग जाती है। ठीक है, बैकवर्ड इसकी जो है ना टंग की मूवमेंट हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं एयरवे और भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है, क्योंकि वो जाके वहां ब्लॉक कर देती है। तो जो टंग होती है वो रेस्ड मिलती है लुडविग्स में। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ लुडविग्स एंजाइना। सही है। डेथ क्यों होती है? डेथ इन लुडविग्स एंजाइना, सेप्सिस, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इज respiratory obstruction, option C is cavernous sinus thrombosis, and option D is carotid blowout। Okay, Mariam is saying C। Okay, B, some are with B, some are with C। बाकी लोग क्या कहेंगे? इज इट बी और सी? अच्छा, कोई ए और डी नहीं बोल रहा। ओके, सी, बी, और एनीबडी एल्स? बाकी सब क्या बोल रहे हैं? अच्छा, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आई कैन ओनली फ्यू नेम्स ऑन द चैट। व्हाई? बाकी क्या लॉग इन करके सो जाते हैं? 45, if there are 45 participants, so I should be getting 45 answers। नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही हूँ कि मैं नाम लेके बोलूँ कि नाउ यू रिप्लाई, सो दैट मुझे पता चले कि हु इज स्लीपिंग एंड हु इज नॉट। दोनों रिप्लाई किया, थैंक यू। अच्छा, सो इसका राइट आंसर इज बी, वर्नर साइनस थ्रोम्बोसिस। बिल्कुल इसका सीक्वल होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, मगर कॉज ऑफ डेथ नहीं होता। ठीक है, इवन कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में इटसेल्फ भी जो कॉज ऑफ डेथ होता है वो क्या होता है? ब्रेन डेथ होती है, ब्रेन एब्सेस होता है। ठीक है, तो इसमें भी लुडविग्स में भी बिल्कुल ऐसा है कि उसकी सीक्वल में आ सकता है। मीडियास्टेनाइटिस भी इस तरह उसकी सीक्वल में आता है, वो भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। लेकिन लुडविग्स की जो मेन कॉज डेथ होती है यूजुअली पेशेंट्स में
मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमें कॉज ऑफ डेथ मिलता है वो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, क्योंकि एयरवे बहुत कंस्ट्रक्ट हो चुका होता है जब तक पेशेंट प्रेजेंट करता है, ठीक है, एयरवे बहुत कंस्ट्रक्ट कर चुका होता है, सो दैट इज बेसिकली द मेन कॉज ऑफ डेथ, सही है। अच्छा, तो दिस इज व्हाट वी हैव डन टुडे, और ये देख लो क्लिनिकल पिक्चर इस तरह की होती है, यूजुअली पेशेंट्स इस तरह आते हैं, और ज्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं ना लुडविग्स के, उनकी मॉर्ब्स होती हैं, ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री भी पॉजिटिव होती है क्योंकि वो इम्यूनोसप्रेस्ड होते हैं। लेकिन हम कहते हैं ना कि वो पेशेंट्स जो कि जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड होगी उनमें स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मतलब ये दिस इज द लॉजिक बिहाइंड, इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हिस्ट्री यूजुअली मेडिकल हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, डायबिटिक हो सकते हैं, ल्यूकीमिया के पेशेंट्स हो सकते हैं, फॉर एनी रीजन उनकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो सकती है, हो सकता है उन्होंने पास्ट हिस्ट्री में उनकी कीमो हुई हो, रेडियो हुई हो, या फिर वो कोई ऐसी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स में हो फॉर एनी रीजन, तो ये यूजुअली जो है वो इम्यूनिटी सप्रेस्ड होती है, तो इस तरह के पेशेंट्स में स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। So this is what you have done today. अच्छा, नेक्स्ट में इंशाल्लाह वील डू कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, उसमें मैं लिमिटेड पढ़ाऊंगी एंड यू गाइस आर गोइंग टू टेल मी और गिव मी द आंसर्स टू माय क्वेश्चंस, सही है, बिकॉज दिस इज नॉट द वे। 47 पार्टिसिपेंट्स होते हैं और जवाब सिर्फ जो है ना वो 5 ही दे रहे होते हैं, और वो नाम भी मैंने नोट कर लिया, मतलब यू नो, थैंक यू मरियम, बट सिर्फ यही बच्चे हैं जो जवाब दे रहे होते हैं, सो दिस इज नॉट ओके। अगर सब पार्टिसिपेट करोगे तो मुझे लगेगा कि शायद मेरी मेहनत से कुछ फायदा पहुंचा है, प्लीज आंसर किया करो, और अगर ऐसे बस लॉग इन करके बैठ जाना है सो आई डोंट थिंक कि इसकी भी कोई ज़रूरत है, ऐसे ही आके मेरे डिपार्टमेंट में बोल दो कि आप हमारी अटेंडेंस मार्क कर दिया करें, वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा रादर देन कि यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग और वो अलर्ट नहीं है या वो सुन नहीं रहे हैं, ये ज़्यादा हर्टिंग होता है। तो पार्टिसिपेट किया करो आप लोग के अपने लिए बेनिफिशियल होगा। अभी इतना पढ़ लिया है ना, अगर इसको जाके बुक में एक दफा भी देख लोगे तो आप लोग मुश्किल नहीं होगी उसको मेमोराइज करने में, मगर अगर सुना नहीं होगा और जाके बुक खोलोगे तो प्रॉब्लम्स होंगी। फिर आप लोग जब फीडबैक देते हो तो आप लोग बोलते हो कि हम लोग को तो कुछ समझ नहीं आया, समझ तो तब आएगा जब आप लोग लेक्चर्स लोगे और फिर खुद पढ़ोगे, क्योंकि मैं इस अब ये जो पढ़ाई है ना, जब थर्ड ईयर फाइनल ईयर में आगे आओगे तो अब वो ऐसी पढ़ाई नहीं होती कि सिर्फ एक ही तरीके से आपको सारी चीज समझ आ जाए, अपना भी मेहनत करना पड़ेगा और अगले बंदे की भी आपको एफर्ट को सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई क्वेरीज हो या कोई क्वेश्चंस हो तो ग्रुप पे भी पूछ सकते हो या फिर पर्सनली आके भी पूछ सकते हो, और अनदर लेक्चर में कवर्नेस साइनस थ्रोम्बोसिस है, तो प्लीज थोड़ा सा पढ़ के आना सो दैट जब मैं बताऊं तो वो समझ आ रहा हो, एकदम ऊपर से ना गुजर रहा हो, सही है। अल्लाह हाफिज।